वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पर आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ विषय इतिहास के सिलेबस के ओरिएंटेड क्लासेस को कर रहे हैं और बिल्कुल सिलेबस का एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और पूरे डिटेल में। तो इसी में हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों को कंप्लीट कर लिया है और आज इसी की अगली कड़ी सिलेबस का ही एक अन्य पार्ट आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन या उपागम, जिसको अप्रोच कहते हैं या दृष्टिकोण भी कहते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन के क्या दृष्टिकोण है, कितने तरह से भारतीय इतिहास को लिखा जाता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के सिलेबस का एक पार्ट तो है ही, इसके साथ ही साथ ये हम हर भारतीयों को ये जानना चाहिए कि हम जिन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, जिन पुस्तकों को जिन इतिहासकारों ने लिखा है, उनका दृष्टिकोण क्या है, ताकि आप उसमें सही और क्या गलत है उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकें आप। इसीलिए आज का चैप्टर, आज का जो पार्ट है, टॉपिक है, वो हर भारतीय को जानना चाहिए, ताकि आप जब भी अपने भारत को जानने के लिए, पहचानने के लिए किसी भी बुक को पढ़ना स्टार्ट करें तो आप उनके अनुकूल, उस लेखक के अनुकूल ना चलने लगें, अंधभक्त की तरह उनके पीछे ना भागने लगें। जो लिखा है वो बिल्कुल भारत के लिए सही ही होगा। नहीं, जब कोई इतिहास लिखा जाता है तो उसमें इतिहासकारों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। उस उन्हीं दृष्टिकोणों को मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि मुख्य रूप से 4 है और उसके अलावे अन्य भी 4 है। टोटल 8 दृष्टिकोण है जिसके आधार पर आधुनिक भारतीय इतिहास को लिखा गया है। और हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस दृष्टिकोण का भारत के प्रति क्या नज़रिया था, वो भारत के प्रति क्या सोचते थे, और वो जो राइटर थे, वो जो इतिहासकार थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को किस नज़रिए से लिखा है। और इसमें हम लोगों का अपना नज़रिया और अलग हो सकता है। आने वाले समय में इसमें और भी दृष्टिकोण जुड़ सकते हैं। ये रिसर्च का विषय ऑलवेज ओपन है। समय के अनुसार ये 8 की जगह आपको 10 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे-जैसे समय बढ़ता है, को नए-नए शोध आते हैं, नए-नए रिसर्च आते हैं और ये दृष्टिकोण भी उसमें जुड़ते जाता है। तो आज तक का जो आधुनिक भारतीय इतिहास लिखा गया है, उनमें ये दृष्टिकोण प्रमुख है, जो 8 को आप देख पा रहे हो, जिसमें प्रथम 4 सबसे ज़्यादा मुख्य है और ये अन्य कम महत्व के हैं, इन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक दृष्टिकोण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवाद का दौर था। तो ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था, औपनिवेशिक देश था। औपनिवेशिक और उपनिवेशिक 2 वर्ड होता है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा। औपनिवेशिक उस देश को कहते हैं, उस मातृ देश को कहते हैं जो किसी अन्य देश पर नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे ब्रिटेन औपनिवेशिक देश था, जबकि उन्होंने भारत पे कब्जा किया था, भारत को नियंत्रित किया था, इसलिए भारत उसका एक उपनिवेश था। तो ये साम्राज्यवादी औपनिवेशिक दृष्टिकोण, मतलब ये लिखा गया है, ब्रिटिश जो इतिहासकार थे बेसिकली, उन्होंने भारतीय इतिहास को जिस तरह से लिखा गया है, उन्होंने अपने नज़रिए से देखा है भारत को, उसी का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक दृष्टिकोण के सबसे प्रमुख इतिहासकार में जेम्स मिल, स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और विंसेंट स्मिथ आते हैं। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। हिस्टोग्राफी पार्ट में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि जेम्स मिल किस उपागम के इतिहासकार थे या किस दृष्टिकोण के इतिहासकार थे, तो आपको वहाँ पे आंसर देना साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक। एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ, कोई भी ऑप्शन में आपका रह सकता है।
तो आप इनको नाम याद रखेंगे। ये 3 प्रमुख थे साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक दृष्टिकोण में। आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण में जो भी इतिहासकार हुए, उन्होंने भारतीय इतिहास को इस तरीके से लिखा कि वो ये हमेशा सिद्ध करने में लगे रहते थे कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है, उन्होंने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया, भारत पर शासन किया है, उसका औचित्य बिल्कुल सही है और ये भारत के नज़रिए से बहुत अच्छी बात है और ये भारतीयों के लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर ब्रिटेन का शासन है, क्योंकि उनका मानना था, वो लिखते हैं कि ब्रिटेन उस समय पूरे विश्व का नेतृत्व करता था और उनकी सभ्यता, संस्कृति, हर चीज़ उत्कृष्ट थी, आधुनिक थी, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण थी और भारत का समाज पिछड़ा हुआ था, यहाँ की संस्कृति निकृष्ट थी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो भारतीयों को भी श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। इस विचारधारा को उन्होंने लोगों के सामने प्रचारित करने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर ये लांछन भी लगाया कि अरे भारत तो हमेशा से गुलाम रहा है, हम आज अगर भारत पे रूल्स कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत हमेशा से गुलाम रहा है, वो तो गुलाम बनने के लिए पैदा हुआ है। इस तरह की बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे और इन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा प्राचीन काल में आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, मध्यकाल में तुर्क और मुगलों के अधीन भारत पर आक्रमण हुए और उन्होंने भारत पर राज किया, इसलिए आधुनिक काल में अंग्रेजों ने किया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भारत का ये इतिहास ही ऐसा रहा है। इस दृष्टिकोण के इतिहासकार भारत के प्रति ऐसे सोचते थे, क्योंकि सिंपल सा बात है, उसे भारत में शासन करना था, अपना औचित्य सही साबित करना था, तो वो हर बात को अपने फायदे के लिए बोलते थे और उसी के अनुरूप उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा और पहले लोग मानते भी थे। बहुत सारे हमारे आरंभिक जो राष्ट्रवादी थे, उदारवादी लोग खासकर, वो तो अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मांगते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज यहीं पे रहें कुछ दिन, भारतीयों को सभ्य बनाए। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, जिसे कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता तक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी का भी आरंभिक सोच यही था इनके बारे में। अंग्रेज बहुत ही सभ्य लोग हैं, भारत में उनका शासन रहना चाहिए, तब भारत भी आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। बाद में दृष्टिकोण बदला, गांधी जी भी पहले तो यही चाहते थे कि अंग्रेजों पर उनकी घोर आस्था थी। तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण वाले इतिहासकारों ने इस तरह का प्रभाव छोड़ा था कि आरंभिक राष्ट्रवादी लोग उसे सच मानते थे कि ये बात सच है कि अंग्रेजी शासन भारतीय दृष्टिकोण से भारत के लिए, भारत के हित में है। इसी क्रम में जब हम विंसेंट स्मिथ की बात करते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। इन्होंने तो भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज काल में बांट दिया। इन्होंने कहा प्राचीन भारत हिंदुओं के काल का था, उसमें हिंदुओं ने राज किया। मध्यकालीन भारत मुसलमानों का था, उसने राज किया। और आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने राज किया। उन्होंने पूरे इसे 3 भागों में बांट दिया। तो मूल बात है इस दृष्टिकोण की कि जितने भी लेखक थे वो सारे अंग्रेज थे। उन्होंने इतिहास को अपने फायदे के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य की औचित्य को सही करने के लिए यहाँ पे लिखा है। और उनका मूल बात ये था कि वो ये भी मानते थे कि भारतीय उतने सक्षम नहीं है शासन चलाने में, इस पर हमेशा से दूसरों ने राज किया है और अब हम लोग पिछले जो राज्य हुए थे, जिन्होंने भारत पर शासन चलाया था, उससे श्रेष्ठ शासन हम लोग दे रहे हैं और ये भारतीयों पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है और भारतीयों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए और भारतीयों को धन्यवाद कहना चाहिए। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे। हालांकि आज के डेट में इसे कोई नहीं मान रहा है और ये जो दृष्टिकोण है इसे पूरी तरह नकार
दिया गया है आज के समय में। इसके अगेंस्ट में जब ये राष्ट्रवादी इस साम्राज्यवादी औपनिवेशिक इतिहासकार जब अपनी बातों को काफ़ी ज़्यादा लिख चुके, तो उनके अगेंस्ट में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। जो हमारा दूसरा दृष्टिकोण है वो है राष्ट्रवादी। ये इसका विकास हुआ साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के प्रति उत्तर में, उनको कटाक्ष करने के लिए, उनको आंसर करने के लिए, काउंटर करने के लिए। और इस दृष्टिकोण के प्रमुख इतिहासकारों में लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमलेश त्रिपाठी का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा सकता है। और इन्होंने उनके एक एक बात का कटाक्ष किया, उनका एक एक तर्क का प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने जितनी भी बातें कही उनका उन्होंने तोड़ निकाला। इसी तरह कुछ और भी नाम यहाँ पे हैं, जैसे कि अगर हम दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, आर.सी. दत्त, ये मूल रूप से इतिहासकार नहीं है। इन्होंने आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है और आर्थिक राष्ट्रवाद को भारत में बढ़ावा दिया। लेकिन इनका भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्रचार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दृष्टिकोण को सशक्त बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे और आर.सी. दत्त का रहा है। इन्होंने सबसे पहले ये किया कि साम्राज्यवादी कहते थे, औपनिवेशिक शासन कहती थी, औपनिवेशिक सत्ता कहती थी ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है और भारतीयों के कल्याण के लिए। लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से भारतीय शोषण का जो पर्दाफाश किया, जैसे दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्हें जो धन का निकास का सिद्धांत दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि भारत में जो गरीबी है, भारतीयों में जो भूखमरी है, भारत का जो शोषण हो रहा है, इसका कारक कोई और नहीं बल्कि यही औपनिवेशिक सत्ता ही है, अंग्रेजी शासन ही है। और उन्होंने ये पूरी तरह तर्क के साथ ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीय शासन जो कि ब्रिटिश के द्वारा चलाया जा रहा है वो भारतीयों के हित में नहीं है, वो उनके हित में है, ब्रिटेन के हित में है और भारतीयों को धीरे धीरे गरीब बना रही है, भारतीयों को धीरे धीरे गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रही है। इस तरह की बातों से उन्होंने उनका जो औचित्य था अपने शासन को सही सिद्ध करने का, इसे उन्होंने गलत साबित किया। इसी तरह इस राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन काल के सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता को सामने लाकर उसे अंग्रेजों को बताया। राष्ट्रवादी जो हम इतिहासकारों ने औपनिवेशिक इतिहासकारों को ये उदाहरण के साथ समझा दिया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति आपसे भी प्राचीन और आपसे श्रेष्ठ है, आपसे अच्छी है। आप हड़प्पा सभ्यता देखिए, वैदिक सभ्यता देखिए। हड़प्पा सभ्यता जो एक शहरी सभ्यता थी, नगर नियोजन, वहाँ की नल जल प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ का व्यापार तंत्र जो कि बंदरगाहों से विदेशों से होता था, जल निकास प्रणाली जो कि आज के शहरों में देखी जाती है, वैसे हमारे हजारों साल पहले हमारे यहाँ था हड़प्पा सभ्यता में। तो आप हमारी सभ्यता को निकृष्ट बता रहे हैं, आप हमारी सभ्यता को असभ्य बता रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। आप देखिए, हमारी सभ्यता को पढ़िए। और उन्होंने उसके उत्तर को गलत साबित किया। इसके बाद इस बात में भी कि हम लोग अच्छा शासन देंगे, अच्छी शासन की वाली ब्रिटिश सरकार है, भारतीयों को का सौभाग्य अच्छा कि हम लोग शासन कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने तर्क दिया, उसका भी उन्होंने प्रति उत्तर दिया। उन्होंने कहा प्राचीन काल में अशोक, सम्राट अशोक, मध्यकाल में महान अकबर जैसे हमारे शासक हुए, जिनका नाम सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने प्रशासन का बहुत ही शानदार नमूना पेश किया था। इसके माध्यम से उन्होंने ये औपनिवेशिक विचारधारा के जो इतिहासकार थे उन्हें करारा जवाब दिया कि हमारी
जो हमारा जो इतिहास है वो आपसे काफ़ी श्रेष्ठ है, और हमारा जो राजनीतिक इतिहास है, चाहे सांस्कृतिक इतिहास है, हर मामले में हम लोग आप लोगों से आगे रहे हैं। इसीलिए आप ऐसी जो बातें कर रहे हैं बड़ी-बड़ी, ये बातें गलत है। लेकिन जैसे कि औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में कमी था कि वो अतिवादी थे, हर चीज़ को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते थे। उसी तरह यहाँ भी कमी थी, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में भी कमी दिखाई पड़ती है, और वो है कि इसमें निम्न वर्गीय आंदोलन की उपेक्षा की गई। इसमें भी निम्न वर्गीय आंदोलन को उतना तवज्जो नहीं दिया गया है, और ये इसकी कमी है। इसके साथ ही ये एक कमी हम लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा था, खासकर यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे विंसेंट स्मिथ का, जिन्होंने कि भारतीय इतिहास को ही 3 भागों में बांट दिया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजी काल। तो उसको भी इन्होंने अपने तर्क के माध्यम से कहा कि हम लोगों ने कभी भी धर्म के आधार पर राज नहीं देखा है भारत में। अगर मुगल बहारी थे या तुर्क बहारी थे, तो लेकिन जब वो आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया और भारत में वो रहने लगे, और भारतीयों ने भी उसके शासन को एक्सेप्ट किया। वो कभी अपने आप को अलग नहीं रखा उन्होंने भारतीयों से, वो घुल मिल के रहे। भारतीय संस्कृति में ही उनका अ, सामंजन हो गया। लेकिन आप लोग तो बस भारत से सिर्फ धन का निष्कासन कर रहे हैं। यहाँ से सिर्फ आपको पैसे से मतलब है। यहाँ से आप पैसे कमाते हैं, हम लोगों से पैसे कमाते हैं और जाके ब्रिटेन में उसका निवेश करते हैं। ब्रिटेन में जाके उसकी जो भी प्रगति है वहीं पे कर रहे हैं, और भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए ब्रिटिश शासन यहाँ पे हमारे लिए हितकारी नहीं, बल्कि बहुत ही अहितकारी है, और जो भी हमारी बर्बादी हो रही है, जो भी हमारा शोषण हो रहा है, उसके जिम्मेदार यह अंग्रेजी शासन ही है। इसलिए आपको हमारे ऊपर शासन करने का कोई हक नहीं है। आपको तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी बातें किसने कही? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने। चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, हर तरीके से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, मजबूती से रखा, और उनका जो विचार था उसे गलत साबित किया। इसी तरह अगली कड़ी आती है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। पहले हम लोग जो दृष्टिकोण पढ़े उनमें से देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी भी बिल्कुल, वो अगर ब्रिटेन के पक्ष में थे, औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता को ही श्रेष्ठ बनाने का हमेशा प्रयास में लगे रहते थे, तो राष्ट्रवादी भी कम नहीं थे। वो भी, ये भी अति हो गए थे, हर तरह से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना उस पर, और उनका था ब्रिटेन को श्रेष्ठ साबित करना है, उनके शासन को श्रेष्ठ साबित करना है, और ये अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करते थे। प्राचीन सभ्यता संस्कृति की शासन प्रणाली को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। मतलब दोनों एक तरह से अतिवाद से ग्रसित थे। बीच में इसके बाद जो आया दृष्टिकोण मार्क्सवादी, ये उन दोनों की अपेक्षा बैलेंस कहा जा सकता है, और देखा जाए इन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में। और देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज़्यादा भारत में जितने भी इतिहासकार हैं आज की पीढ़ी में, वो अधिकतर इसी वर्ग से आए हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। चाहे वो आर.पी. दत्त हो, रामचरण शर्मा, रोमिला थापर, डी.डी. कोशाम्बी, इरफान हबीब, ये सारे इतिहासकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हैं। और अधिकतर जो भारतीय अभी पुस्तकें भारतीय इतिहास को लेकर पढ़ी जा रही है, अधिकतर मार्क्सवादियों की है। जैसा हम लोग को पता है, मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष को हमेशा आगे रखा जाता है। जैसे वर्ग संघर्ष में सबसे पहले उनका जो मूल सिद्धांत है कि पूंजीवाद का खात्मा श्रमिक वर्ग करेंगे, इसलिए पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग,
में हमेशा संघर्ष चलता है। पूंजीपति वर्ग को शोषक मानते हैं और मजदूर वर्ग को शोषित मानते हैं। इसी तरह उन्होंने यहाँ भी वर्ग संघर्ष को प्रस्तुत किया और कहा कि भारत में हमेशा वर्ग संघर्ष मौजूद था और ये संघर्ष किनके बीच था? शोषक और शोषित। तो यहाँ पे शोषक हो गए और शोषित। इनका कहना था कि भारत में शोषक वर्ग में थे अंग्रेज और शोषित में थे भारत के बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग। बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग। तो इन्हीं दोनों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन जो चला, इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष की लड़ाई थी, वर्ग संघर्ष का लड़ाई था। शोषक जो कि अंग्रेज था, शोषक साम्राज्यवादी अंग्रेज था और शोषित मध्यम वर्ग और या बुर्जुआ वर्ग था। तो इन दोनों के बीच संघर्ष चलता था, वर्ग संघर्ष था। तो साम्राज्यवादी संघर्ष किसके लिए कर रहे थे? अपने सत्ता को बचाने के लिए। साम्राज्यवादी जो संघर्ष कर रहे थे अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और जो बुर्जुआ वर्ग है या आरंभिक राष्ट्रवादी थे वो इसी शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ भी उन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया है भारतीय इतिहास को, वर्ग संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में दिखाने का प्रयास किया है। एक तरफ साम्राज्यवादी सत्ता है जो सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ हमारे आरंभिक राष्ट्र जो शोषण से बचने के लिए, उस शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो भी आरंभिक राष्ट्रवादी थे उनको इन्होंने बुर्जुआ वर्ग से माना, मतलब वो मध्यम वर्ग थे और उन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन यहाँ भी कुछ कमी थी। कमी क्या थी? निम्न वर्ग की उपेक्षा। यहाँ भी इन्होंने निम्न वर्ग, निम्न जातियों का जो भी आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया इन लोगों ने भी। इसीलिए इसकी भी ये कमियां हम लोग मान सकते हैं। लेकिन मिला जुला के इन्होंने समाज, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति लगभग सभी क्षेत्र को छुआ और पिछले जो 2 दृष्टिकोण हम लोगों ने पढ़ा उनके कमियों को यथासंभव इस दृष्टिकोण ने दूर करने का प्रयास किया है और एक बैलेंस विचार रखने का प्रयास किया है। और आज के समय में भारत में पढ़ा जाने वाला अधिकतर जो इतिहास की पुस्तकें हैं इसी दृष्टिकोण के इतिहासकारों द्वारा लिखी गई है अधिकतर। इसके बाद अभी जो नया लेटेस्ट है वो है अधीनस्थ, उपाश्रित या सबाल्टर्न, ये विचारधारा। ये 1980 में आरंभ हुई और इस दृष्टिकोण के जो सबसे प्रमुख वक्ता है, इस दृष्टिकोण को जिन्होंने प्रचारित करने का कार्य किया, आरंभ करने का कार्य किया है, वो रंजीत गुहा सर है। रंजीत गुहा जो कि इस दृष्टिकोण के सबसे मुख्य इतिहासकार हैं और एक तरह से इन्होंने क्रांति ला दी और अब इस दृष्टिकोण को काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिल्कुल अब जैसे हम लोग पिछले 2 दृष्टिकोण में देख रहे हैं, निम्न जाति या निम्न वर्ग की उपेक्षा की गई, इन्होंने उसे फ्रंट पे ला दिया, इन्होंने उसे 1 नंबर पे लाया। मतलब जो संघर्ष हुआ क्षेत्रीय स्तर पे निम्न वर्गीय लोगों के द्वारा, उसे ही असली और सच्चा संघर्ष माना, उसे ही इन्होंने असली और सच्चा संघर्ष माना। जैसे इन्होंने भी वर्ग संघर्ष की बात की, इन्होंने भी वर्ग संघर्ष की बात की, लेकिन जैसे पिछला दृष्टिकोण में हम लोगों ने देखा उसके वर्ग संघर्ष जो मार्क्सवादियों का था, उन्होंने कहा वर्ग संघर्ष किसके बीच था? साम्राज्यवादी ब्रिटेन और जो मध्यम वर्ग था उनके बीच का संघर्ष था। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ भी वर्ग संघर्ष था, लेकिन सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों के साथ
कुलीन और जमींदार वर्ग जो था उनके खिलाफ भी संघर्ष था, उनके खिलाफ भी संघर्ष था। और वर्ग संघर्ष किसने किया? निम्न वर्ग ने। समाज का जो निम्न वर्ग है उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया, उन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, निम्न वर्ग ने। तो यहाँ पर इन्होंने निम्न वर्ग को फ्रंट पे रख दिया, निम्न वर्ग को एक नंबर पे रखा। और उन्होंने यहाँ पे एक नया विचार ये दिया कि जो वर्ग संघर्ष था सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, उसमें कुलीन भी था, जमींदार भी था, उनके खिलाफ निम्न वर्ग ने आंदोलन किया। और यही है, और इन्हीं का आंदोलन असली आंदोलन है। बाद बाकी जो संघर्ष चल रहा था हमारे देश में, वो संघर्ष था कुलीन और मध्यम वर्ग का, जो कि जिसे कह सकते हैं कांग्रेस का या आरंभिक राष्ट्रवादियों का। उसे तो इन्होंने साफ नौटंकी कहा, मतलब वो नौटंकी है। और निम्न वर्ग का जो आंदोलन था वही असली स्वतंत्रता आंदोलन था। मतलब क्षेत्रीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह जो हुए उसे इन्होंने फ्रंट पे रखा और उसे ही असली माना। मतलब यही सच में आज़ादी की लड़ाई यही यही लोग कर रहे हैं। बाद में क्या हो रहा है? नौटंकी हो रहा है। जैसे कि कांग्रेस के समय में जो हमारा गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चला, उसे वापस ले लिया गया था। इन सब चीज़ों को उदाहरण में इन्होंने दिया है कि जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो ऐसा स्थिति था कि भारत आज़ाद हो जाता तो कुलीन और जो मध्यम वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग, उनको लगा कि उनका अधिकार छीन जाएगा, इसलिए आंदोलन को वापस ले लिया। क्योंकि वो लोग आज़ादी तो चाहते ही नहीं थे, वो तो चाहते थे अंग्रेज रहे, बस वो नौटंकी कर रहे थे। इस तरह की बात है। खैर वो डिस्कशन का विषय है, वो हम लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो बताया जाएगा गांधी जी ने किस परिस्थिति में आंदोलन वापस लिया, इसका सच्चाई क्या है। देखिए जो भी विचारधारा है, कोई भी एक विचारधारा के साथ आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, तो आपको बैलेंस लेके चलना है। तो इनका ये मानना था, बस हमें यहाँ ये जानना है किस विचारधारा के इतिहासकार किस तरह से इतिहास को लिखते थे, ताकि जब आप पुस्तकों को पढ़ें तो आप समझ जाएंगे ये जो इतिहासकार है ये किस दृष्टिकोण के होंगे। आप उनके पुस्तकों को पढ़ के समझ जाएंगे, क्योंकि हम उनके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, उनका दृष्टिकोण को पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से वो लिखेंगे। जब हम सबाल्टर कि किसी इतिहासकार का बुक पढ़ेंगे, रंजीत गुहा सर का बुक पढ़ेंगे, तो बिल्कुल वहाँ आपको ज़्यादा क्षेत्रीय, ज़्यादा निम्न वर्गीय आंदोलन मिलेगी, उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा, उनका व्याख्यान डिटेल में मिलेगा। और जो हाँ उच्च वर्ग है उनका क्रिटिसिज्म मिलेगा, जहाँ मौका मिलेगा उसके बारे में कुछ आपको शिकायत मिलेंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये सबाल्टर्न लोग हैं। तो उसी तरह आगे जब बढ़ते हैं तो अब हम लोग चार जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब जो तीन और अन्य चार, और जो चार अन्य हैं दृष्टिकोण जो कि कम महत्व है, उसको उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है, उसमें है संप्रदायवादी। इन्होंने तो हद कर दिया, संप्रदायवादियों ने कह दिया कि भारत में जो भी भारत का इतिहास है यहाँ तो संप्रदाय के आधार पर ही राज हुआ है। आप यहाँ पे जितने भी शासक हुए हैं पहले, तो वो सांप्रदायिकता के आधार पर ही उन्होंने शासन किया है। और अब भी जो मुस्लिम अंग्रेजों के काल में हो रहा है, यहाँ भी मुख्य रूप से संप्रदायवाद ही है। हिंदू मुस्लिम वो दोनों कभी भी साथ में नहीं रहे हैं। मध्यकालीन सत्ता का उन्होंने उदाहरण दिया। मध्यकालीन सत्ता में जब मुगलों का शासन था तो मराठों ने उसका पुरजोर विरोध किया, और ऐसा लगा कि सत्ता पे मराठे काबिज हो जाएंगे, तो यहाँ पर शासक वर्ग मुस्लिम वर्ग था, और जो उसके खिलाफ थे मराठा वो हिंदू थे। तो इन सब चीज़ों का उदाहरण लेकर, चाहे औरंगजेब के काल में राजपूतों ने विद्रोह किया, इन सब चंद उदाहरणों को लेकर इन संप्रदायवादी इतिहासकारों ने ये बताने का प्रयास किया है भारत का जो इतिहास है वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष का इतिहास है। इसी तरह औपनिवेशिक काल में जब ब्रिटिश का शासन था हमारे देश में, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लीग मतलब मुस्लिम लीग, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को उन्होंने उदाहरण के रूप में रखा और कहा कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन था,
जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों का था और दोनों में संघर्ष था। दोनों एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। क्या चीज़ के लिए? ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा अधिकार पाने के लिए। हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष, मतलब इन्होंने आधुनिक काल में भी भारत में हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया और भारतीय इतिहास को संप्रदायवाद के दृष्टिकोण से देखने का काम किया है संप्रदायवादी इतिहासकारों ने। इसके बाद और एक अन्य महत्वपूर्ण जो है वो उसको देख सकते हैं हम लोग, कैम्ब्रिज। अगला जो दृष्टिकोण है वो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण वाले का मानना था, इसका जो मानना था आपको ताज्जुब लगेगा, ये तो साम्राज्यवादियों से भी आगे निकल गए। साम्राज्यवादी जो लिखते थे उससे और कहीं आगे बढ़ चढ़ कर इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा वर्ग संघर्ष जो भारत में था मित्रों, वो साम्राज्यवाद और भारतीय के बीच नहीं था। ये जो लड़ाई चल रहा था, वर्ग संघर्ष का चल रहा था, ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने कभी लड़ाई नहीं किया, न ही उनसे उनके कोई संघर्ष था। ये तो उनका आपसी मामला था, ये तो उनका आपसी संघर्ष था। आपसी संघर्ष ये था कि भारत में ब्रिटिश सरकार जो कि है वो बहुत ही दयावान है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उनसे ये लोग भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाह रहे थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाह रहे थे। इसीलिए वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में ही उलझ रहे थे। अगर वो आपस में एक रहते तो इतने संगठन क्यों हैं? सच में उस दौर में बहुत सारे संगठन बने थे उनके खिलाफ, सभी अलग अलग रूप से जाके अंग्रेज से मिलते थे। कांग्रेस अलग था, मुस्लिम लीग अलग था, ऐसे छोटी छोटी अनेक पार्टियां थी और वो जाके अलग अलग मिलती थी। चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, वहाँ अम्बेडकर जी अलग जाते थे अपने पिछड़ी तबके को का नेतृत्व करने के लिए, कांग्रेस पार्टी अलग जाती थी, मुस्लिम लीग अलग जाती थी, हिंदू महासभा अलग जाती थी। तो ये सारे संगठनों का उन्होंने उदाहरण दिया है और कहा है कि भारत में तो एकता थी ही नहीं और उनमें इतने सारे संगठन है और सबको अलग अलग अधिकार चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो भी वर्ग संघर्ष चला वो हम लोगों और भारतीयों के बीच नहीं चला है, साम्राज्यवादियों ब्रिटेन और भारतीयों के बीच नहीं है, वो आपस में ही लड़ते थे, उनमें आपस में ही वर्ग संघर्ष था। इसके साथ ही इन्होंने भारत में जो राष्ट्रवाद था उस राष्ट्रवाद को भी गलत साबित किया। बोला कि जो हम लोग जो पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश जब भारत का शोषण करने लगा, उनके शोषण के खिलाफ भारतीयों ने आवाज उठाया और सभी का शोषण हुआ था, इसलिए सभी शोषित एक साथ आ गए और इसी ने राष्ट्रवाद का रूप ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी सत्ता का विरोध के का कारण नहीं राष्ट्रवाद उपजा, बल्कि ब्रिटिश सरकार से अधिक लाभ के लिए ये लोग साथ हुए थे, इसलिए इसको हम राष्ट्रवाद नहीं मानते हैं। अलग अलग जब वो नहीं सके तो आपस में एक होकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए डिमांड करने लगे और उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद को भी झूठा साबित करने का इन दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने प्रयास किया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण था, यहाँ पे हमने पढ़ा, उस दृष्टिकोण से भी एक कदम आगे निकला। उस दृष्टिकोण जो कैम्ब्रिज वाले ने कहा यहाँ का जो वर्ग संघर्ष था औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ नहीं था, ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। उस दृष्टिकोण से भी इन्होंने एक कदम आगे जाकर क्या कह दिया? कह दिया कि भारत का हम लोगों ने कभी शोषण नहीं किया है, भारत का कभी हम लोगों ने बुरा नहीं किया है, हम लोगों ने भारत का हमेशा कल्याण किया है, भारत के लिए हम लोग वरदान थे।
अगर आपको नहीं मानना है तो आप देखिए, उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगाए हमने भारत में, रेलवे का विकास किया भारत में, डाक व्यवस्था को स्थापित किया भारत में, संचार व्यवस्था को स्थापित किया, आधुनिक शिक्षा दी, वैज्ञानिक शिक्षा दी, जिसके कारण भारत का कल्याण हुआ। भारत आज प्रगति कर रहा है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की स्थिति में आया है। तो उसका जो होता है सबसे बड़ा श्रेय अंग्रेजों को जाना चाहिए, औपनिवेशिक शासन को जाना चाहिए। नहीं तो भारत असभ्य और अपनी बुरी स्थिति में ही रहता। तो मतलब बढ़ चढ़कर इन्होंने भी बातें की। और इस दृष्टिकोण के प्रमुख इतिहासकारों में कैन है, हॉपकिंस है और पैट्रिक। इन नामों को आप लोग अच्छे से याद करेंगे, किस दृष्टिकोण के इतिहासकार कौन कौन है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख सकते होंगे हॉपकिंस किस विचारधारा या किस लेखन से संबंधित थे, तो आपको उदारवादी। पैट्रिक, इस तरह आपको इस चंद नाम है, कुछ नाम, उसे आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार इन्होंने जब मार्क्सवादी दृष्टिकोण का, जैसा हमने कहा कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल किया गया भारत में, तो इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिन्होंने कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का तर्कपूर्ण प्रत्युत्तर दिया था, तो इन्होंने उसे कहा कि हम लोग अपने जो आप औपनिवेशिक दृष्टिकोण का शिकायत करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उसका हम लोग फिर से मूल्यांकन करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे और इस मूल्यांकन में यह देखेंगे कि क्या आप सच कह रहे हैं क्या। लेकिन ये मूल्यांकन क्या करेंगे, ये तो साम्राज्यवादियों, कैम्ब्रिज, सभी दृष्टिकोणों से आगे निकल गए। इन्होंने कहा कि भारत ने कभी शोषण किया ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत में कभी शोषण किया ही नहीं है, और उल्टे इन्होंने कह दिया इतने चीज़ों का हम लोगों ने भारत में विकास किया, भारत को आधुनिक बनाया, आप लोगों को सभ्य बनाया। तो इस तरह की बातें उदारवादी दृष्टिकोण में की जाती है। सबसे लास्ट जो हमारा दृष्टिकोण है वो है नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी नाम से स्पष्ट है, नारी महिला, स्त्रियों से संबंधित यह दृष्टिकोण है। अब जब सबने कह दिया कि उधर दृष्टिकोणों में निम्न वर्ग का समर्थन नहीं मिला, निम्न वर्ग की उपेक्षा की गई, उन्हें ज़्यादा इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, तो महिलाएं भी उसी स्थिति में थी। उधर के दृष्टिकोणों में महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया था। महिलाओं ने 1970 से आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया कि भारत में जो भी इतिहास लिखा जा रहा है उसमें महिलाओं को जितना स्थान उससे मिलना चाहिए उस अनुसार से नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर ये दृष्टिकोण चल पड़ा और ये 1970 से इसे आरंभ माना जाता है। और सबसे पहला जो नारीवादी लेखन का जो प्रारंभ हुआ वो थे बी आर नंदा। बी आर नंदा सबसे पहली महिला इतिहासकार रहे जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। इनका जो पुस्तक है बी आर नंदा का, इंडियन वोमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, इंडियन वोमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को भारत आधुनिक भारतीय इतिहास में उचित स्थान दिलाने का जो कार्य है उससे प्रारंभ किया। और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में यहाँ पे देख सकते हैं पंडिता रमाबाई की रचना द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो उनकी रचना है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन बहुत सारा देखे होंगे प्रीवियस ईयर में। द हाई कास्ट हिंदू वुमन किसकी रचना है, पंडिता रमाबाई की। तो इन रचनाओं से भी नारीवादी जो विचारधारा है उसको बल मिला। इसी तरह कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई। ये कुछ रचनाएं हैं जिन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को भी प्रचारित करने का काम किया और अपने लिए इतिहास में उचित स्थान मिले, इसके लिए इन महिला इतिहासकारों ने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। तो ये दृष्टिकोण था आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के, मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास को जो लिखा गया है या जो लिखा जा रहा है उसको कितने दृष्टिकोण है और इतिहासकार किस किस दृष्टिकोण से, कौन कौन से इतिहासकार संबंधित है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आप ये तो ज़रूर ही कॉन्सेप्ट रूप से
याद कर ही लेंगे, अपने जो दृष्टिकोण पढ़ा वो समझ लेंगे, ताकि आप अब आगे जब कोई पुस्तक पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह के दृष्टिकोण वाले इतिहासकार की ये पुस्तक है। इसी तरह आप इसमें जो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, वो जो मैंने राइटर का नाम बताया आपको, कौन से राइटर किस वर्ग से आते हैं, कौन से राइटर किस दृष्टिकोण से आते हैं, उससे बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ आपको बस अगर आपको याद नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे आपको याद नहीं है तो बस आप अपना नाखून चबाइए या तो फिर बाल नोचिए। यहाँ तो समझना दिमाग लगाना है नहीं। आपको अगर याद है तो सॉल्व करेंगे कौन सा इतिहासकार किस वर्ग में आता है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और बाद बाकी सब तो कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि ए, किसी दृष्टिकोण में वो क्या सोचते हैं, इस दृष्टिकोण में क्या सोचते हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट एक आपको इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और सिर्फ स्टूडेंट के दृष्टिकोण से ही नहीं, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हर भारतीय को इन दृष्टिकोणों को जानना चाहिए, ताकि जब वो कभी भी किसी इतिहास के पुस्तक को पढ़े तो वो उनमें क्या सही होगा क्या गलत हो सकता है वो खुद से